सभी का इंटरटॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। बिहार की सियासत में कुछ नहीं बल्कि बहुत बड़ा खेल होने वाला है। बिहार की राजनीति में जो कुछ होने जा रहा है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं किया होगा, वो बिहार की राजनीति में होने ही जा रहा है। तेजस्वी नीतीश लालू का मुलाकात का पुराना वीडियो वायरल होता है, लेकिन आज की तारीख में 2024 में भी तेजस्वी नीतीश और लालू का मुलाकात होता है। इसके अलावा आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव के साथ अहम वॉइस समीकरण रहता है, यानी मुस्लिम यादव वोटर साथ रहते हैं। तो नीतीश कुमार के साथ लवकुश वोटर रहता है। लवकुश का मतलब है कुर्मी और कुशवाहा। कुर्मी और कुशवाहा साथ नीतीश कुमार के रहते हैं और नीतीश कुमार के अपना वोट बैंक है, और नीतीश कुमार के साथ महिला वोट बैंक भी जुड़ा हुआ है। सभी जातियों का महिला वोटर आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। उस परिस्थिति में अगर एक बार फिर से इंडिया गठबंधन बनता है, एक बार फिर से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी के साथ आते हैं, तो फिर क्या तस्वीर बिहार की सियासत में प्रस्तुत होगी? तो फिर तस्वीर ये होगा कि बीजेपी को आप 50 से कम सीटें दे दीजिए, और हो सकता है कि नीतीश लालू की जोड़ी और उसमें कांग्रेस को ऐड कर दे तो 150 से 175 सीटें जीत जाए। यानी जो कुछ 2015 में हुआ वही 2025 में रिटर्न होते आपको दिख सकता है। वैसे नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, और नीतीश कुमार जब स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी आए तो उनसे भी कहे कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, 2 बार गलती हो गई, तीसरी बार नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि अब वो नीतीश कुमार के साथ नहीं लेंगे और नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो चुके। ये बातें तेजस्वी यादव ने कह दिया। इसके अलावा तेजस्वी ने कह दिया कि नीतीश कुमार माफ़ी मांगने आए थे उनके विधायकों के सामने। ऐसे कई बातें जो तेजस्वी यादव ने कहा, और उसका वीडियो रिकॉर्ड भी है, ये बातें भी तेजस्वी कह चुके हैं। लेकिन क्या होने वाला है बिहार की राजनीति, सबसे पहले आपको बताते चले। केसी त्यागी जो कि लगातार बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगा रहे थे, उसी केसी त्यागी का इस्तीफा हो गया। केसी त्यागी ने प्रवक्ता के पद को छोड़ दिया, लेकिन उस तस्वीर के पेश आने के बाद ऐसा लगने लगा कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। जो भी गलतफहमियां थी वो दूर हो गई। कुछ ऐसा ही समझा गया था जनवरी के महीने में, जब चंद्रशेखर को मंत्रालय चेंज कर दिया गया। उसके बाद सबको लगने लगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है, नीतीश कुमार मान गए। लेकिन फिर 28 जनवरी का तारीख आता है, और उस तारीख को बिहार में महागठबंधन का अंतिम तारीख बन जाता है। एनडीए की सरकार बिहार में एक बार फिर से बन जाता है, और नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए गठबंधन में वापसी कर जाते हैं। बस इस कहानी को बताने का उद्देश्य बस आपको यही था कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो चुका है, तो कुछ सही नहीं हुआ। नीतीश कुमार भले ही सफाई दे रहे हैं कि वो आप कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन सच्चाई है कि नीतीश कुमार कब पलट जाए ये कोई नहीं जानता है। वैसे आपको बताते चले कि जेपी नड्डा जब बिहार आए तो जेपी नड्डा का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि जेपी नड्डा नीतीश कुमार से मुलाकात करते। उपरी के तौर पे वो कुछ उद्घाटन करने आए थे, और उनका कोई प्लान नहीं था नीतीश कुमार से मिलने का। लेकिन वो नीतीश कुमार से मुलाकात भी करते हैं, और उसके बाद बिहार की सियासत एक नई दिशा की तरफ बढ़ती जाती है। लेकिन एक और तस्वीर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। नीतीश कुमार समय से पहले चुनाव चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार एक और शर्त बीजेपी नेतृत्व के सामने, और जेपी नड्डा जब नीतीश कुमार से मिलने गए तो नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर रख दिया। और वो शर्त क्या है तो सुन लीजिए आप। वो शर्त क्या है तो सुनकर शायद आपको हैरानी होगा। नीतीश कुमार नवंबर के महीने में ना 24 में चुनाव चाहते हैं और ना ही 2025 में चुनाव चाहते हैं। नवंबर के महीने में चुनाव नहीं चाहते, ना 24 में ना 25 में चाहते। इसके पीछे के रीजन भी है। नीतीश कुमार को ये पता है कि प्रवासी मजदूर नवंबर के महीने में छठ पर्व के दौरान बिहार आते हैं, और नीतीश कुमार को ये पता है कि प्रवासी मजदूर जिनका हाल नीतीश कुमार के शासन में 20 सालों में उस परिस्थिति तक पहुंच गया जिस परिस्थिति की आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि जिस परिस्थिति तक नीतीश कुमार ने पहुंचा दिया, बिहार में पलायन रुक नहीं रहा था, और नीतीश कुमार के राज्य में ऐसी कोई क्रांति नहीं होगी। नीतीश कुमार कहते हैं वो विकास पुरुष है, लेकिन ये एक ऐसा विकास पुरुष है जो अपने राज्य में पलायन नहीं रोक पाता है। भला वो मुख्यमंत्री विकास पुरुष कैसा है? केवल सड़कें बन जाने से विकास नहीं होता है। नीतीश कुमार को ये जवाब देनी पड़ेगी। नीतीश कुमार को ये जवाब देना चाहिए कि आज की तारीख में अगर कोई बेहतर हॉस्पिटल की तलाश करे तो वो बिहार से बाहर क्यों जाता है। आज की तारीख में बिहार के सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार के राज्य में बिहार में पलायन शिक्षा के तौर पर भी होती है, स्टूडेंट भी बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। ये भी नीतीश कुमार ने दिए। एक भी यूनिवर्सिटी बिहार में बेहतर नहीं है, ये नीतीश कुमार की देन है। नीतीश कुमार ये नहीं कहेंगे
कि लालू यादव ने ऐसा कर दिया। लालू यादव का दौर समाप्त हो चुका था 2005 के बाद, तो आप ही थे। अगर 9 महीने हम जीतन राम मांझी के छोड़ दें तो नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तो कहीं ना कहीं सवालों के निशान नीतीश कुमार पर खड़े होते हैं और सवाल नीतीश कुमार से पूछा जाएगा। प्रवासी मजदूरों का भी एक दर्द है। उन प्रवासी मजदूरों को अगर रोजगार बिहार में मिल जाए तो शायद उन्हें गुजरात, दिल्ली या अलग अलग राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन नीतीश कुमार का एक ऐसा सुशासन राज होता है जहां बिहार के लोग पलायन करके दूसरे राज्य जाते हैं। नीतीश कुमार ये कहते हैं कि आप तो लोग शौक से पलायन करने लगे हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये फेलियर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही देनी चाहिए। आपको बताते चले कि बिहार के हर विधानसभा में करीब 20,000 प्रवासी मजदूर रहते हैं। 20,000 प्रवासी मजदूर, ये मामूली बात नहीं है। बिहार के हर, आप कह सकते हैं, विधानसभा के क्षेत्र में। और आपको बताते चले कि प्रवासी मजदूर भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो आप सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि नवंबर के महीने में नीतीश इसलिए चुनाव नहीं चाहते कि प्रवासी मजदूर आ जाएंगे, और प्रवासी मजदूर आ जाएंगे जिन्हें नीतीश कुमार ने रोजगार नहीं दिया, वो लोग भला नीतीश कुमार को वोट क्यों दें। नीतीश कुमार को इसी बात का डर है, नीतीश कुमार के मन में इस बात का डर है, और नीतीश कुमार इस डर को शायद दूर नहीं कर पा रहे। नीतीश कुमार को पता है कि नवंबर के महीने में अगर चुनाव होता है और ये प्रवासी मजदूर बिहार आते हैं तो फिर तस्वीर क्या होगा, ये नीतीश कुमार को बखूबी पता है। नीतीश कुमार ये जानते हैं कि ये प्रवासी मजदूर बिहार में रहते हैं, और उस समय जब बिहार का विधानसभा का चुनाव होगा तो सीधे तौर पर ये प्रवासी वोटर प्रशांत किशोर की तरफ जाएगा। प्रशांत किशोर गुजरात में कैंप कर रहे हैं। गुजरात में प्रशांत किशोर की टीम के लोग लगातार प्रवासी मजदूरों के कांटेक्ट में है। आरजेडी भी प्रवासी मजदूरों के कांटेक्ट में है, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इसी बात के डर से चाहते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ बिहार में विधानसभा का चुनाव हो जाए। नीतीश कुमार इस बात से डरे हुए हैं, और नीतीश कुमार इसी डर के कारण वो चाहते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ बिहार में भी विधानसभा चुनाव हो जाए। और कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर के रूप में एक नई शक्ति का उदय होने जा रहा है। प्रशांत किशोर के बारे में बताना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर नुकसान सीधे तौर पर बीजेपी को पहुंचा रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर का जो मुख्य फोकस, प्रशांत किशोर का जो इस समय वोटर नजर आ रहा है वो अपर कास्ट वोटर नजर आ रहा है। अपर कास्ट वोट किसे करता है बिहार में, तो बता देना चाहता है कि अपर कास्ट वोटर बिहार में सीधे तौर पर बीजेपी को चले जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर के एंट्री होने के बाद अपर कास्ट वोटरों में भी कहीं ना कहीं टूट नजर आएगा। और प्रशांत किशोर को ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के टीम के हैं, लेकिन प्रशांत किशोर आरजेडी के वोटों का नुकसान शायद उतना नहीं कर पाएंगे जितना नुकसान वो बीजेपी के वोटरों के कर रहे हैं। और बीजेपी एक तरह से आप कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर कमजोर हो चुका है बिहार में, और इस बात का डर नीतीश कुमार को भी है। और इसलिए नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। 3 अक्टूबर तक का वेट कीजिए। 2 अक्टूबर को जैसे पेपर समाप्त होता है, 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर को देखिएगा, बिहार में एक नया सियासी खेल शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेल खेलने वाले, नीतीश कुमार पलटने वाले। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जेडीयू एमएलसी के और राजद नेता की कल्पनी कर रही थी राजस्व की चोरी और बालू खनन के इस मुद्दे पर ईडी का सख्त एक्शन होता है, केस दर्ज हो जाता है। ये बिहार का मामला है जिसमें जेडीयू एमएलसी पर ईडी का केस दर्ज होता है। और इस तस्वीर के बाद आपको ये बताते चले कि ईडी ने 45 करोड़ रुपए के राजस्व चोरी का मामला पकड़ा है। इससे आप समझ सकते हैं कि ईडी का एक्शन जेडीयू एमएलसी पर होता है। इसमें आप कह सकते हैं कि बड़ा खेल आप कह सकते हैं। आरजेडी के नेता सुभाष यादव का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जेडीयू एमएलसी का ये आप कह सकते हैं कारोबार है। और जेडीयू एमएलसी के कारोबार, जेडीयू एमएलसी पर अगर ईडी का एक्शन होता है तो इसे आप मामूली मत समझिए। बालू खनन का मुद्दा बिहार में एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन बालू खनन के इस मुद्दे पर जब केस दर्ज होता है तो सियासत की इस पहलू को समझिए कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। और इसका सबसे बड़ा अगर आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है तो नीतीश कुमार अगर पलटी मारेंगे तो इसका सबसे बड़ा संकेत अगर आपको कहीं दिख रहा है तो वो संकेत शायद यही दिख रहा है। जेडीयू एमएलसी और राजद नेता के कल्पनी पर राजस्व चोरी का आरोप लगता है और ईडी का सख्त एक्शन होता है। सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं। टॉप पहला चैनल है जो कि आपको लोकसभा इलेक्शन के दौरान ही बता देते कि नीतीश कुमार इस गठबंधन का हिस्सा ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे। 28 जनवरी को नीतीश कुमार गठबंधन में आए। अब समय उस और पर चला है जब नीतीश कुमार किसी भी वक्त चौंकाने वाले निर्णय ले सकते हैं और नीतीश कुमार किसी भी वक्त पलटी मार सकते हैं। यानी बिहार की सियासत में बड़ा खेल होने जा रहा है। बिहार की राजनीति में इतना बड़ा खेल हो रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे भी हम इस पर आपको अपडेट देंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए।
बने रहिए टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।